हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस की इस महत्वपूर्ण क्लास में, जिसमें मैं 30 क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और ये सभी क्वेश्चंस बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा कितना स्कोर आपका 30 में से आता है। आप ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो अगर हम बात करते हैं 1857 के विद्रोह की, तो विद्रोह की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 से मेरठ से। और इसके बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, खान बहादुर। खान बहादुर, इन्होंने बरेली से विद्रोह की कमान संभाली थी। और इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह ने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो इन्होंने 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया था बिहार से। अगर हम बात करते हैं इलाहाबाद की यानी प्रयागराज की, प्रयागराज से किसने जो है कमान संभाली थी? तो लियाकत अली, ये जो है इलाहाबाद से इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने। कानपुर से किसने किया था? तो कानपुर से तात्या टोपे और नाना साहब ने। और अगर हम बात करते हैं फैजाबाद की, तो फैजाबाद से किसने नेतृत्व किया था? तो अहमदुल्ला, इन्होंने जो है फैजाबाद से नेतृत्व किया था। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो कांग्रेस की बात करते हैं, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? सन 1885 में। 28 दिसंबर सन 1885 को स्थापना हुई थी कांग्रेस की ए ओ ह्यूम के द्वारा। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। यहाँ पे पूछा गया स्थापना अधिवेशन यानी कि जो पहला अधिवेशन था उसमें इनमें से कौन उपस्थित नहीं था? तो स्थापना अधिवेशन में इसमें से जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगर हम बात करते हैं कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की, तो पहले अध्यक्ष मैंने आपको बताया व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगर हम बात करते हैं पहले पारसी अध्यक्ष के, तो पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नेहरूजी, ये जो है प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। अगर हम बात करें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। और अगर हम बात करते हैं प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले जो है ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? तो तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक जी, तो ये जो है गरम दल के प्रमुख नेता थे। इनके अलावा गरम दल में लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ये सब लोग जो है गरम दल के प्रमुख नेता थे। और इनको जो है भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने जो है इनको भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वी सिरोल यानी वैलेंटाइन सिरोल। अगर हम तिलक की बात करते हैं तो इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। कब की थी? तो अप्रैल 1916 में जो है इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट की मदद से। और इन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसको मैं लेकर के रहूँगा। इनकी दो पत्रिकाएं आप याद रखिएगा, अक्सर पूछी जाती हैं। मराठा, मराठा पत्रिका किस भाषा में थी? तो ये अंग्रेजी भाषा में थी। और एक केसरी पत्रिका है इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो किस भाषा में थी? तो केसरी पत्रिका थी मराठी भाषा में। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो अगर हम बात करते हैं वांडीवास युद्ध की, तो ये जो युद्ध है ये 1760 ईस्वी में हुआ था वांडीवास में, जो कि तमिलनाडु में है। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो अंग्रेजों के बीच में यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो है नेतृत्व कौन कर रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयर कोट। आयर कोट जो है ये अंग्रेजों की तरफ से थे। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? तो काउंट डी लाली, ये जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से थे। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी और ये एक निर्णायक युद्ध था, जिसके बाद जो है फ्रांसीसियों को भारत में राजनीति सत्ता जो है फ्रांसीसियों की समाप्त हो गई थी, भारत से उनको जाना पड़ा था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह जी की, तो ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। और इन्होंने 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को इन्होंने खालसा पंथ की नींव रखी थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 1699। इसके अलावा इन्होंने जो सिखों में 5 ककार होता है, केस, कंघा, कड़ा, कृपाण, कच्छा, तो ये व्यवस्था जो है किसने दी थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने ही ये 5 ककार की व्यवस्था दी थी। सिखों में जो है गुरु पद को इन्होंने ही समाप्त किया था। तो ये अंतिम गुरु थे, इन्होंने ही गुरु पद को समाप्त किया था।
और गुरुमुखी लिपि ये किस गुरु ने दिया था? तो गुरु अंगद देव जी ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा की बात करते हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है एक स्थल है। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिनाब नदी। और मांडा की बात करते हैं तो ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का ये सबसे उत्तरी स्थल होता है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर हम बात करें सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो सबसे दक्षिणी स्थल होता है दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये है गोदावरी नदी की सहायक नदी है प्रवरा। तो प्रवरा नदी के किनारे है दैमाबाद, सबसे दक्षिणी स्थल। सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में है। और ये किस नदी के किनारे? तो ये हिंडन नदी के किनारे है। सबसे पश्चिमी स्थल की बात करेंगे तो सबसे पश्चिमी स्थल होता है सुतकांगे ढोर, और ये किस नदी के किनारे है? तो ये दास्क नदी के किनारे है, और ये पाकिस्तान में है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे दिया गया है माले मिंटो सुधार। माले मिंटो सुधार जो कि 1909 में आया था, और ये मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली से संबंधित था, तो ये सही सुमेलित है। भारतीय शासन अधिनियम 1935, तो इसमें स्वशासन की व्यवस्था थी, तो ये भी सही सुमेलित है। कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया था, तो ये जो है संविधान सभा के गठन के लिए आया था। और फिर दिए गए साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन किसके लिए आया था? तो ये जो है 1928 में आया था, और इसका उद्देश्य था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना इसका उद्देश्य था, तो यहाँ पे ये सही सुमेलित नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। भारत विभाजन के लिए कौन सी योजना थी? तो माउंटबेटन योजना थी भारत विभाजन के लिए। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो प्रारूप समिति जो कि संविधान सभा के लिए बनी थी, तो इसमें जो है बताना है कौन इसमें सदस्य नहीं था। तो प्रारूप समिति इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, और इसमें 7 सदस्य थे अध्यक्ष को मिला करके। अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये अध्यक्ष थे, और इसके अलावा 6 और सदस्य थे। कौन कौन? गोपाल स्वामी अयंगर थे, और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, के.एम. मुंशी जी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, और एन माधव राव थे, जो कि बी.एल. मित्र की जगह आए थे। इन्होंने इस्तीफा दिया था तो उनकी जगह ये आ गए थे। और इसके अलावा टी.टी. कृष्णामाचारी, जो कि डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद जो है इन्होंने स्थान लिया था। तो ये जो है टोटल 7 सदस्य थे। तो इसमें कौन नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो अगर हम बात करते हैं प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना इसमें जो है एक ही बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन, जिसको लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। तो जो 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ है, तो इसमें इसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। और इसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम संशोधन कब हुआ था प्रस्तावना में? तो एक ही बार हुआ है 1976 में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो भारत में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है अनुच्छेद 312। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 312, जो कि नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। और इसके अलावा याद रखेंगे अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां एवं कार्यों संबंधी प्रावधान दिए गए हैं अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 333 के बीच में। और किस भाग में संविधान के? तो संविधान के 14वें भाग में। तो यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 312। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही समय में यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो दोस्तों अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो जाता है एक ही समय में, तो राष्ट्रपति के कार्यों का जो निर्वहन है वो करेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर हम बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश की, तो इसकी सैलरी कितनी होती है? तो सैलरी इसकी होती है 2,80,000। अगर पूछा जाए भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? H.J. कानिया।
और अगर अभी करंट में कौन है, तो करंट में कौन है, एन.वी. रमन्ना, जो कि 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है। तो धन विधेयक जो है इसका अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक के बारे में बात करता है। और धन विधेयक का निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक, तो लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है और ये राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में, और फिर जो है राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा इसको मैक्सिमम 14 दिन तक रोक सकता है। अगर 14 दिन तक ये उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है तो धन विधेयक क्या समझा जाता है, धन विधेयक फिर पास माना जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 दिन का समय दिया जाता है राज्यसभा को। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 14 डेज। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर। और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1949। इसके सबसे पहले गवर्नर कौन थे, तो पहले गवर्नर थे इसके ऑसबॉर्न स्मिथ। अगर पूछा जाए पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो भारतीय गवर्नर थे पहले सी.डी. देशमुख। और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, तलचर किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो तलचर या तालचर लिख करके आता है, तो ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। उड़ीसा के अनुगुल जिले में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे कोयला काफ़ी मात्रा में उत्पादित होता है, इसीलिए इसको कोयला सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहते हैं। और इसके अलावा जो है भारी जल संयंत्र के लिए ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, भारी जल संयंत्र। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर केंद्रित था। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1952 से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1952। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन उड़ती है। तो सहारा रेगिस्तान में एक पवन उड़ती है जिसका नाम है हरमट्टन पवन। इसको डॉक्टर विंड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये शुष्क और गर्म पवन होती है, तो इससे वातावरण में जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे जो है काफ़ी राहत मिलती है वहाँ के निवासियों को। तमाम तरह के जो रोग हो जाते हैं बैक्टीरिया की वजह से, तो उससे राहत मिलती है। तो इसी वजह से इसको डॉक्टर विंड के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है सहारा रेगिस्तान में कैसे उड़ती है, उत्तर से दक्षिण की ओर, या दक्षिण से उत्तर की ओर, या पूर्व से पश्चिम की ओर, या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर ये उड़ती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम की ओर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकल के काला सागर में कौन सी नदी गिरती है, राइन नदी, वोल्गा नदी, या डेन्यूब नदी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और कहाँ गिरती है, काला सागर में। डेन्यूब नदी के किनारे किस देश की राजधानी स्थित है, तो बुडापेस्ट, जो कि हंगरी की राजधानी है। तो बुडापेस्ट किस नदी के किनारे है, तो ये डेन्यूब नदी के किनारे है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का कुलगार्डी तथा कालगुल्ली क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑस्ट्रेलिया का कुलगार्डी और कालगुल्ली क्षेत्र ये जो है सोने के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, सोना। और ऑस्ट्रेलिया से आप याद रखेंगे ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है दुनिया की, ये कहाँ पे है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाती है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। तो दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड को क्या कहते हैं, दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। इसके अलावा याद रखेंगे पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं, तो पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहते हैं लेबनान को। और उगते सूरज का देश किसको कहते हैं, जापान को। डूबते सूरज का देश किसको कहते हैं, तो ब्रिटेन को कहते हैं डूबते सूरज का देश। झीलों का देश किसको कहते हैं, तो फिनलैंड को कहते हैं झीलों का देश। नेक्स्ट है दोस्तों, खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो खगचंद जेंदा ये राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ पे है,
तो ये है सिक्किम में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। इसके अलावा नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे है? तो ये आपका हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में। मिजोरम में आप याद रखेंगे, मिजोरम में डम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य है। असम में आप याद रखेंगे मानस पशु विहार। इसके अलावा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये जो है कहाँ पे है? असम में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हिडकल परियोजना यह है घाट प्रभा नदी पर, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए घाट प्रभा नदी। ये कहाँ पे है? तो ये जो है हिडकल परियोजना कर्नाटक में है। और इसके अलावा याद रखेंगे शरावती जल विद्युत परियोजना ये भी जो है कर्नाटक में है। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना ये भी कर्नाटक में है। नाथपा झाकड़ी परियोजना ये किस नदी में है और किस राज्य में है? ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कमेंट में जो है बताइएगा। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य में है? फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था, तो ये पहले भारतीय नोबेल प्राइज़ विनर थे और इन्हें जो है साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिला था गीतांजलि पुस्तक के लिए। और इन्होंने जो है कथकली नृत्य को, कथकली जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है, इसको पुनर्जीवित करके इसको बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कथकली। कथक नृत्य ये कहाँ का है? तो ये उत्तर भारत का है, खास तौर से उत्तर प्रदेश का। मोहिनीअट्टम की बात करते हैं तो ये जो है कहाँ का है? तो ये भी केरल का हो जाता है। भरतनाट्यम ये कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु का है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, श्रृंगेरी पीठ कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों श्रृंगेरी पीठ इसकी बात करते हैं तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 शक्तिपीठों की स्थापना की थी। तो उसमें से ही एक है श्रृंगेरी पीठ। और ये कहाँ पे है? तो ये है मैसूर, मैसूर कर्नाटक में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगेरी पीठ। इसके अलावा 3 और जो है स्थापना की थी, 3 और शक्तिपीठों की। तो एक है बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ यानी उत्तराखंड में। तो वहाँ पे कौन से मठ की स्थापना की थी? ज्योतिर्मठ। और इसके अलावा शारदा पीठ की स्थापना की थी द्वारका में, गुजरात में शारदा पीठ। पुरी उड़ीसा में जो है इन्होंने गोवर्धन पीठ की स्थापना की थी, पुरी उड़ीसा में। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ये कहाँ है? तो ये है मैसूर में। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है मैसूर। अगला है दोस्तों, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हुक का सिद्धांत ये संबंधित है प्रत्यास्थता से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रत्यास्थता से। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता सबसे अधिक है? तो यहाँ पे जो है जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है। ये गर्म होने में सबसे अधिक समय लेता है और सबसे अधिक समय में ठंडा भी होता है। तो यहाँ पे ऊष्माधारिता सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? जल। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सोडियम थायोसल्फेट। इसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट दिया गया है, तो ये घाव पर लगाया जाता है। सिल्वर आयोडाइड यहाँ पे है, तो ये जो है कृत्रिम वर्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लगभग 65%। और ऑक्सीजन के बाद जो है कार्बन पाया जाता है लगभग 18.5%। उसके बाद हाइड्रोजन पाया जाता है 9.5%। और फिर जो है नाइट्रोजन पाया जाता है 3.3%। तो यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे कार्बन और तीसरे नंबर पे हाइड्रोजन और चौथे नंबर पे नाइट्रोजन। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीते में पीले रंग का क्या कारण है? तो पपीते में जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कैरिका जेंथिन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में ना होगा, माँ की जगह ना होगा, कैरिका जेंथिन होता है। तो कैरिका जेंथिन इसके कारण पपीते का जो रंग होता है पीला रंग वो इसी के कारण होता है। कैप्सेइसिन की बात करते हैं तो ये जो है मिर्च में तीखापन जो होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है। लाइकोपीन की बात करते हैं तो लाइकोपीन ये टमाटर में लाल रंग के लिए जिम्मेदार होता है। कैरोटीन तो जो गाजर का नारंगी रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वेलिंगटन ट्रॉफी निम्नलिखित में से किसके लिए दी जाती है?
तो वेलिंगटन ट्रॉफी की बात करते हैं तो ये रोइंग एक गेम होता है, तो उसके लिए दी जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोइंग। बैडमिंटन की बात करते हैं तो बैडमिंटन के लिए जो है आप नारंग कप और चड्ढा कप याद रखेंगे, जो कि बैडमिंटन के लिए होते हैं। हॉकी के लिए आगा खां कप, बेटन कप, रंगास्वामी कप, ये सब जो है हॉकी के लिए हैं। ब्रिज के लिए आप याद रखेंगे होलकर ट्रॉफी होती है, जो कि ब्रिज के लिए होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और जो जो नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।